हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ लिए थे। मैंने बताया था आपको कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस एवं सहसंयोजक ठोस। आज की इस क्लास में हम सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक। तो देखिएगा क्रिस्टल जालक क्या होता है। स्क्रीन पे आप परिभाषा पढ़ पा रहे हैं। त्रिविम में जालक बिंदुओं की एक निश्चित, नियमित व त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। त्रिविम का मतलब होता है आकाश या अंतरिक्ष। आकाश या अंतरिक्ष या त्रिविम में जालक बिंदुओं की, जालक बिंदु का मतलब होता है किसी भी अवयवी कण का केंद्र बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। जालक बिंदु का मतलब होता है किसी भी अवयवी कण का केंद्र बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। और जालक बिंदुओं की एक निश्चित, नियमित व त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो परिभाषा आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं। जालक बिंदु क्या होता है, देखिएगा परिभाषा लिखी हुई है। किसी अवयवी कण का केंद्र बिंदु ही उस अवयवी कण का जालक बिंदु कहलाता है। जैसे ये एक अवयवी कण है और इस अवयवी कण का ये जो केंद्र बिंदु है, इसे हम क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे। अब बात करेंगे हम एकक कोष्टिका क्या होती है। देखिएगा, एकक कोष्टिका को मात्रक कोष्टिका भी कहते हैं। क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी संरचनात्मक इकाई जिसकी बार बार भिन्न भिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। तो देखिएगा, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका को समझने के लिए हम 8 चौक के डब्बे लेते हैं। कितने चौक के डब्बे लेते हैं? 8। 4 चौक के डब्बों को नीचे रखना है और 4 चौक के डब्बों को ठीक उनके ऊपर रखना है। तो ये जो संपूर्ण संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, क्रिस्टल जालक है। और एक चौक का डिब्बा, इसकी एक क्या है, एकक कोष्टिका। चलो इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। वैसे ये चित्र आप देख पा रहे हो, ये चित्र जो है वो क्रिस्टल जालक का है। और ये जो आसमानी कलर वाला भाग आप देख पा रहे हो, यह एक इसकी एक क्या है, एकक कोष्टिका है। ठीक है, चलो इसको बनाना सिखाते हैं आपको। तो थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा। देखिएगा, क्रिस्टल जालक को समझने के लिए हम सबसे पहले एक घन बनाएंगे। घन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं, फिर इसमें कुछ इस प्रकार से एक और वर्ग बनाते हैं, फिर इनको आपस में कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं। ये क्या बन गया है बच्चों, ये एक घन बन गया है। अब घन के बारे में हमें सबसे पहले कुछ बातें जाननी आवश्यक है कि एक घन में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8। तो मैं आपको 8 कोने इसमें दिखा देता हूँ। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कोनों के बाद में आपको पता होना चाहिए कि एक घन में फलक कितने होते हैं। तो देखिएगा, जिस रूम में आप अभी बैठे हो उस रूम में देखिएगा 4 दीवार आपको दिखाई दे रही है। कितनी दीवार दिखाई दे रही है? 4। एक छत और एक आंगन, टोटल हो गई 6। अगर छत और आंगन को भी हम दीवार मान लें तो बताओ एक कमरे में टोटल कितनी दीवार होती है? 6 दीवार होती है। वो जो 6 दीवार है वो ही उस कमरे के क्या है, फलक है। तो बताओ कमरे में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। उसी प्रकार से एक घन में भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ये फलक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये तो हो गया ऊपर वाला फलक जिसे हम कमरे की छत कहते हैं। दूसरा फलक देखो नीचे की ओर है, जिसे हम कमरे का आंगन भी कहते हैं। कितने फलक हो गए बच्चों? 2। अब देखिएगा, तीसरा फलक ये रहा, चौथा फलक ये रहा। कितने फलक हो चुके हैं बच्चों? 4। पांचवा फलक ये रहा जो आपके एकदम सामने है।
और छठा फलक इसके ठीक पीछे की ओर। तो बताइएगा, एक घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। एक घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि एक घन में कुल 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12। इन किनारों को भी मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा। 1 2 3 4, 4 किनारे आपने देख लिए। अब 4 नीचे वाले ले लेते हैं। 5 6 7 8। अब देखिएगा 4 किनारे और बच गए हैं। 9 10 11 12। तो बताइएगा, एक घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। अब घन के अंदर घन केंद्र कितना होता है? तो घन केंद्र 1 होता है, और वो घन केंद्र इसके एकदम ठीक कहाँ है? बीच में। तो यहाँ पर इसका ये क्या है? घन केंद्र है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस घन से हम क्रिस्टल जालक बनाएंगे, और क्रिस्टल जालक बनाने के लिए हम इस घन को छोटे छोटे 8 घनों में विभाजित करेंगे। इस घन को छोटे छोटे 8 घनों में क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। और किस प्रकार से करेंगे वो आपको अब समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको इस घन में कितने किनारे बताए? 12 किनारे बताए। प्रत्येक किनारे का केंद्र बिंदु आपको लेना है, और उस किनारे के केंद्र बिंदु को उसके सामने वाले किनारे के केंद्र बिंदु से आपको मिलाना है। किस प्रकार से मिलाना है देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये वाला किनारा लिया और इसका ये केंद्र बिंदु ले लिया। ठीक है। अब इसके ठीक सामने बाईं ओर और हमारे दाईं ओर जो किनारा है उसका केंद्र बिंदु हम ले लेते हैं, और दोनों के केंद्र बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताओ कितने किनारे लिए? 2। अब ये जो 2 किनारे लिए हैं, इनके ठीक सामने वाले दोनों किनारे आपको लेने हैं और उनके केंद्र बिंदु आपस में मिलाने हैं। ठीक है। और इनको आपस में मैंने मिला दिया। अब क्या करना है बच्चों आपको, इसके बाद में आपको ये जो किनारा है इसका जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु को इधर वाले किनारे के केंद्र बिंदु से मिला देना है, और इस किनारे के केंद्र बिंदु को इधर वाले किनारे के केंद्र बिंदु से मिला देना है। तो इस प्रकार से हमने 4 किनारे ले लिए और चारों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिला दिया। आपने अभी तक की जो प्रक्रिया है उसको देखा होगा, समझा होगा। आप भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ। अब बताइएगा आपके पास कितने किनारे बच गए? 8 किनारे बच गए। तो हम 8 में से बाकी के अभी 4 ले लेते हैं और 4 को बाद में लेंगे। तो इस बार मैं ले रहा हूँ ये वाला किनारा और इसका ले रहा हूँ केंद्र बिंदु। ठीक है। और इसके ठीक सामने जो किनारा है उसका केंद्र बिंदु ले लिया और उन दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा ये जो 2 किनारे लिए हैं मैंने, इनके ठीक सामने नीचे की ओर जो 2 किनारे हैं उनके केंद्र बिंदु मुझे लेने हैं। तो एक केंद्र बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया और एक केंद्र बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया, और इन दोनों किनारों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिला दिया। ठीक है। अब ऊपर वाले दोनों केंद्र बिंदुओं को नीचे वाले दोनों केंद्र बिंदुओं से आपको आपस में मिलाना है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। अब आप बताइएगा कितने किनारे शेष रह रहे हैं? अभी 4 किनारे शेष रह रहे हैं। उन चारों किनारों के केंद्र बिंदुओं को भी आपको इसी प्रकार से आपस में जॉइंट करना है। देखिएगा एक किनारा ये रहा, इसका केंद्र बिंदु लगभग यहाँ होगा। आप स्केल और पेंसिल लेके डायग्राम बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा डायग्राम बन पाएगा। इन दोनों को आपस में मैंने मिला दिया। अब इन दोनों किनारों के ठीक सामने वाले यानी नीचे वाले दोनों किनारे आपको लेने हैं और उनके केंद्र बिंदु आपस में मिलाने हैं। तो ये मैंने ले लिए दोनों किनारों के केंद्र बिंदु और इनको आपस में मिला दिया। अब
ऊपर वाले दोनों किनारों के केंद्र बिंदुओं को नीचे वाले दोनों किनारों के केंद्र बिंदुओं से मिलाना है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिएगा, हमने 12 किनारे लिए, 12 किनारों के केंद्र बिंदुओं को आपस में जोड़ना सीख लिया। अब बचे 6 फलक। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक फलक का केंद्र बिंदु लेना है और उस केंद्र बिंदु को उस फलक के सामने वाले फलक के केंद्र बिंदु से मिलाना है। तो किस प्रकार मिलाओगे, देखिएगा। मैंने एक ये वाला फलक का केंद्र बिंदु लिया और इसके ठीक सामने वाला फलक का केंद्र बिंदु ये रहा, इनको आपस में मिला दिया। बताओ मैंने कितने फलक ले लिए, 2। अभी कितने फलक बाकी हैं, 4। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फलक का केंद्र बिंदु लेंगे और नीचे वाले फलक के केंद्र बिंदु से उसको मिला देंगे। तो देखो, ऊपर वाले फलक का केंद्र बिंदु कुछ यहाँ होगा और नीचे वाले फलक का केंद्र बिंदु कुछ यहाँ होगा, इनको हम आपस में मिला देंगे। अब हमारे पास बचे कितने फलक, 2। एक हमारे सामने वाला और एक उसके ठीक पीछे वाला। तो देखो यहाँ पर ये रहा एक केंद्र बिंदु फलक का और एक इसके ठीक पीछे की ओर, और इसको मैंने आपस में मिला दिया। तो इस प्रकार जो संरचना बन रही है ना, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब आप इस संरचना को ध्यान से देखिएगा, ये जो क्रिस्टल जालक है 8 छोटे छोटे घनों में विभाजित हो चुका है और इसका जो प्रत्येक छोटे वाला जो एक घन है वो इस क्रिस्टल जालक की एक क्या है, एकक कोष्टिका है। तो एक छोटे घन को मैं यहाँ पर इंगित कर रहा हूँ, देखिएगा। मैं इसको डार्क करके आपको एक घन दिखा देता हूँ, छोटा घन, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे कितने घन है बताओ, 8 घन है, ठीक है। ये देखिएगा, इसको मैं आसमानी रंग से शो कर रहा हूँ। क्या आप एक छोटा घन देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो आसमानी वाला मैंने एक घन बनाया है ना, ये इस क्रिस्टल जालक की एक एकक कोष्टिका है। ये आसमानी वाला जो छोटा वाला घन है, ये इस क्रिस्टल जालक की एक एकक कोष्टिका है। अब इस आसमानी वाले घन के पीछे वाला घन देखो, उसके पीछे एक है कि नहीं है, कितने हो गए, 2, और उन 2 के साइड में 2 हो गए, टोटल कितने हो गए, 4, और इन 4 के ऊपर 4 हो गए, टोटल कितने हो गए बताओ, 8 हो गए। तो ये संपूर्ण संरचना क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। और इसका एक छोटा वाला जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका। अब देखो, इसमें अवयवी कण भी उपस्थित है। किस प्रकार से, एक निश्चित नियमित और त्रिविमीय व्यवस्था में। त्रिविमीय का मतलब है तीनों अक्षों के अनुदिश। तो देखो, एक अक्ष तो ये रही, इसको मान लिया x, एक ऊपर वाली x ले लेता हूँ मैं y, और एक ये वाली ले लेता हूँ z। तो आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आप अवयवी कणों को व्यवस्थित करें तो एक निश्चित नियमित और त्रिविमीय व्यवस्था आपको प्राप्त होती है। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इस क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है, जिसकी बार बार भिन्न भिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति की जाए तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। तो उस छोटी से छोटी संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। चलिएगा, हम वापस से हमारे मैटर के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिएगा, ये क्रिस्टल जालक है और उसकी ये एक क्या है, एकक कोष्टिका है। ये चित्र मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था। आप अपनी कॉपी में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीख जाओगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एकक कोष्टिका की पैरामीटर। देखिएगा, एक एकक कोष्टिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। एक एकक कोष्टिका के कुल कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। 3 होती है भुजा लंबाइयाँ, जिनको हम स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से दर्शाते हैं। और 3 होते हैं अंतराफलक कोण, जिन्हें हम
अल्फा, बीटा और गामा से दर्शाते हैं। तो आपसे मान लो पूछ ले कि एकक कोशिका के कुल कितने पैरामीटर होते हैं, तो आप कहोगे 6 पैरामीटर होते हैं, जिनमें से भुजा लंबाई कितनी होती है, 3, जिनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से। और अंतरा फलक कोण होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, और ये भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखिएगा भुजा ए और बी के बीच का जो कोण होता है, जैसे मैंने मान लिया ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा क्या है, सी। ठीक है, तो बताओ ए और बी के बीच का कोण क्या कहलाता है, ए और बी के बीच का कोण कहलाता है गामा। ए और बी के बीच का कोण क्या कहलाता है, गामा। बी और सी के बीच का कोण कहलाता है अल्फा, और ए और सी के बीच का कोण कहलाता है बीटा। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, ए, बी और सी, इसके नीचे लिखेंगे अल्फा, इसके नीचे लिखेंगे बीटा और इसके नीचे लिखेंगे गामा। ए और बी के बीच का कोण गामा, बी और सी के बीच का कोण अल्फा, और ए और सी के बीच का कोण क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, इन पैरामीटर्स को देखो इस एकक कोष्टिका में दिखाया भी गया है। इस एकक कोष्टिका को देखिएगा, ये भुजा हो गई ए, ये भुजा हो गई बी और ये भुजा क्या हो गई, सी। देखो बी और सी के बीच का कोण क्या है, अल्फा। ए और सी के बीच का कोण क्या है, बीटा। और भुजा ए और बी के बीच का कोण क्या है, गामा। तो एक एकक कोष्टिका के कुल कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, जिनमें से 3 होती है भुजा लंबाई और 3 होते हैं अंतराफलक कोण। चलिएगा, अब हम बात करेंगे एकक कोष्टिका के प्रकारों की। तो देखो एकक कोष्टिका 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 है सरल या आद्य एकक कोष्टिका। सरल या आद्य एकक कोष्टिका वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल एकक कोष्टिका कहलाती है। ये देखिएगा, आप इस एकक कोष्टिका को ध्यान से देखिएगा। इस एकक कोष्टिका में अवयवी कण जो है वो केवल कहाँ पर है बच्चों, कोनों पर। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसको आप बना भी सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अभी मैंने आपको बनाना सिखाया था एकक कोष्टिका कैसे बनाते हैं। देखिएगा, ये एक एकक कोष्टिका है और इसमें अवयवी कण केवल कहाँ होंगे बताओ, कोनों पर होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आपसे पूछे सरल एकक कोष्टिका क्या होती है, तो आप कहोगे वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल या आद्य एकक कोष्टिका कहलाती है। चलिएगा, दूसरी प्रकार की एकक कोष्टिका है काय केंद्रित एकक कोष्टिका। काय केंद्रित एकक कोष्टिका, इसे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका भी कहते हैं। और इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ, एक अवयवी कण कोनों के साथ साथ घन केंद्र पर भी उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, घन केंद्र पर भी उपस्थित होता है, या एकक कोष्टिका के केंद्र बिंदु पर भी उपस्थित होता है। तो देखो, जब एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, देखो कोनों पर तो हमेशा ही होंगे, ऐसी कोई एकक कोष्टिका नहीं है जिसमें अवयवी कण कोनों पर नहीं होते। जब एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्टिका के केंद्र बिंदु पर भी उपस्थित होता है तो उसे काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहा जाता है। तो देखिएगा, इस एकक कोष्टिका को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एक अवयवी कण केंद्र बिंदु पर भी उपस्थित है। कोनों पर तो है ही, एक कहाँ पर है, केंद्र बिंदु पर। तो हम इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, ये देखिएगा, कोनों पर अवयवी कण और एक अवयवी कण कहाँ पर, केंद्र बिंदु पर। इसे हम कहते हैं काय केंद्रित एकक कोष्टिका। तीसरी प्रकार की जो एकक कोष्टिका है उसका नाम है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होता है, एक एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र बिंदु पर भी उपस्थित होते हैं। देखिएगा किस प्रकार से, ये देखिएगा, ये नीचे वाले फलक के केंद्र बिंदु पर, ये ऊपर वाले फलक के केंद्र बिंदु पर, ये बाईं ओर जो फलक है उसके केंद्र बिंदु पर, और ये जो दाईं ओर फलक है उसके केंद्र बिंदु पर, ये हमारे सामने वाले फलक पर और ये सामने वाले के पीछे वाले फलक के केंद्र बिंदु पर। इस डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे,
ये हमने पहले एक एकक कोशिका बनाई और अवयवी कणों को लगा दिया हमने कहाँ, कोनों के ऊपर। ठीक है। अब देखिएगा, प्रत्येक फलक के केंद्र बिंदु पर भी एक एक अवयवी कण होता है। तो एक तो यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, दो फलकों के केंद्र बिंदु पर हो गया। अब ऊपर वाले फलक के केंद्र बिंदु पर, नीचे वाले फलक के केंद्र बिंदु पर। अब देखिएगा दो फलक बच रहे हैं, एक हमारे सामने वाला और एक हमारे सामने वाले के ठीक पीछे वाला। तो बताओ, ये हो गया आपका फलक केंद्रित एकक कोशिका। चलो, चौथी प्रकार की एकक कोशिका है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, देखो अंत्य केंद्रित एकक कोशिका जो होती है, इसमें क्या होता है, एक एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकांतरित फलकों के केंद्र बिंदुओं पर भी उपस्थित होते हैं। एकांतरित फलक का मतलब एक छोड़कर एक, फलक एक छोड़कर एक। इसका मतलब एक फलक लिया, फिर एक फलक छोड़ दिया, फिर अगला फलक लेना है। तो बताओ आमने सामने वाला होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक ऊपर वाले फलक के केंद्र बिंदु पर लगा रखा है अवयवी कण और एक नीचे वाले फलक के केंद्र बिंदु पर लगा रखा है येलो पेन से। ये देखिएगा इस प्रकार से, जैसे मैंने एक ही एकक कोशिका बनाई। तो अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है, किन्हीं दो आमने सामने वाले फलकों के केंद्र बिंदु पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जैसे एक ऊपर वाले पे। तो अब इसके ठीक सामने कौन सा होगा बताओ, नीचे वाला होगा। तो इस प्रकार की जो एकक कोशिका होती है उसे हम कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। चलिएगा, एकक कोशिका के बाद में हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, देखिएगा भुजा लंबाई एवं अंतराफलक कोणों के आधार पर क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें 14 प्रकार के ब्रेवे जालक का यहाँ पर मतलब है संभव विविधताओं से उपस्थित होते हैं। इनको निम्न सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है। तो सबसे पहली बात, क्रिस्टल तंत्र का मतलब यहाँ पर है कि जो एकक कोशिकाएं हैं वो आपस में मिलकर बताओ क्या बनाती है, क्रिस्टल तंत्र बनाती है या क्रिस्टल जालक बनाती है। तो हम उन क्रिस्टल तंत्र के प्रकार यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, जिनमें 14 प्रकार की संभव विविधताएं पाई जाती है। वो संभव विविधताएं क्या होती है उनको अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपको 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों के नाम याद करने हैं। तो देखो, पहला है घनीय, दूसरा है द्विसमलंबाक्ष, तीसरा है विषमलंबाक्ष, चौथा है त्रिसमंताक्ष, पांचवा है षटकोणीय, छठा है एकंताक्ष और सातवां कौन सा है, त्रिनताक्ष। चलेगा, वापस से आते हैं। देखिएगा, घनीय को अंग्रेजी में क्यूबिक कहा जाता है, इसलिए मैंने एक वहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, आप देखिएगा सी करके। तो वहाँ पे सी का मतलब है घनीय और नीचे लिखा हुआ है चौक का डिब्बा। इसका मतलब ये जो क्रिस्टल तंत्र है ये चौक के डिब्बे के समान होता है। और चौक के डिब्बे को आप याद कीजिएगा, उसमें तीनों भुजा लंबाइयाँ आपस में क्या होती है, समान होती है। तीनों भुजा लंबाइयाँ आपस में क्या होती है, समान। और तीनों अंतराफलक कोण भी आपस में क्या होते हैं, समान। और वो अंतराफलक कोण 90 डिग्री के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो घनीय प्रकार का जो क्रिस्टल तंत्र होता है उसके पैरामीटर आपको याद करने हैं। तो देखो, पैरामीटर दे रखे हैं। भुजा लंबाई क्या है, ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अंतराफलक कोण अल्फा, बीटा और गामा आपस में क्या है, बराबर। और वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। और संभव विविधताएं, कौन कौन सी एकक कोशिकाएं हैं जो प्रकृति में इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र को बनाती है, और वही क्या कहलाती है, संभव विविधताएं कहलाती है। तो मुझे बताओ, संभव विविधताएं क्या क्या है, सरल, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है 3 का मतलब है 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं इस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र बनाती है। तो बताओ, संभव विविधताएं आपको याद रखनी है, सरल, अंतः केंद्रित
और फलक केंद्रित। इसका मतलब ये 3 एकक कोशिकाएं ऐसी है जो घनीय रूप में पाई जाती है। जो चौथी प्रकार की एकक कोशिका मैंने आपको अभी बताई थी ना, अंत्य केंद्रित, जिसमें अवयवी कण आमने सामने वाले फलकों के केंद्र बिंदु पर उपस्थित होते हैं, वो वाली एकक कोशिका कभी भी घनीय क्रिस्टल तंत्र का निर्माण नहीं करती। और इसका एग्जाम्पल क्या है बताओ, NaCl। चलिएगा, दूसरा है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष, और इसको टेट्रागोनल कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, इसलिए कोष्टक में लिखा हुआ है T। और ये किसके समान होता है, पेस्ट के डिब्बे के। पेस्ट के डिब्बे को आप अपने घर में, आपके पेस्ट का डिब्बा जो रखा है उसको लेके आइएगा। वो कागज़ वाले डिब्बे की बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें 2 भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, और तीसरी भुजा लंबी होती है। इसका मतलब तीसरी भुजा बाकी 2 भुजाओं के बराबर नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पर A बराबर B होगा, लेकिन B जो है वो C के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे A इज इक्वल टू B। द्विसमलंबाक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, द्विसमलंबाक्ष की। A इज इक्वल टू B बट B नॉट इक्वल टू C। देखिएगा, A इज इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, बट अंतराफलक कोण अभी भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और 90 डिग्री के भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और एग्जाम्पल है सरल और संभव विविधताएं हैं सरल एवं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, और कोष्टक में लिखा हुआ है 2 का मतलब है कि 2 प्रकार की एकक कोशिकाएं हैं जो इस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र बनाती है, और वो कौन कौन सी है, सरल और अंत है। और एग्जाम्पल क्या है, SnO2। ठीक है, तीसरा प्रकार का जो क्रिस्टल तंत्र है उसका नाम है विषम लंबाक्ष। क्या नाम है, विषम लंबाक्ष, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है। तो ऑर्थोरोम्बिक को हमने O से डिनोट किया है, और ये किसके समान होता है, माचिस की डब्बी के समान होता है। अब माचिस की डब्बी को आप याद कीजिएगा, उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। आप उस माचिस की डिब्बी को देख लीजिएगा, उस माचिस की डिब्बी की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। इसका मतलब A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है, लेकिन अंतराफलक कोण के मान अभी भी आपस में बराबर होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के। इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिएगा, तो आपने 3 क्रिस्टल तंत्र पढ़ लिए, और संभव विविधताएं कौन कौन सी हैं, सरल, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। इसका मतलब विषम लंबाक्ष प्रकार का क्रिस्टल तंत्र एक ऐसा क्रिस्टल तंत्र है जिसमें चारों प्रकार की एकक कोशिकाएं संभव हो सकती है। मतलब कि चारों प्रकार की एकक कोशिकाएं मिलकर के क्रिस्टल तंत्र का निर्माण कर सकती है। कौन सा क्रिस्टल तंत्र, विषम लंबाक्ष प्रकार का। और यह है एकमात्र ऐसा क्रिस्टल तंत्र है जिसमें चारों प्रकार की एकक कोशिकाएं संभव होती है, और इसका एग्जाम्पल है बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने विषम लंबाक्ष भी पढ़ लिया, जो किसके समान है, माचिस की डब्बी के समान। चलिएगा, इसके बाद में चौथा प्रकार का क्रिस्टल तंत्र है, उसका नाम है त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष, और इसको हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल। क्या कहते हैं, रोम्बोहेड्रल कहते हैं, इसलिए इसको R से दर्शा रखा है, R से दर्शा रखा है। चलेगा, इसमें A बराबर B बराबर C होता है, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, परंतु वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। तो इसके जो पैरामीटर हैं वो क्या हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कुछ प्रिज्म के समान होता है। किसके समान होता है, प्रिज्म के समान होता है। चलिएगा, इसमें केवल एक ही संभव विविधता होती है, और वो क्या है, सरल। सरल एकक कोशिका ही इस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र बनाती है, और इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट।
चलिएगा, पांचवा जो है वो है षटकोणीय, अंग्रेजी में कहते हैं हेक्सागोनल। षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हेक्सागोनल। और इसमें क्या होता है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। A इज इक्वल टू बी होता है परंतु B नॉट इक्वल टू क्या होता है, C होता है। कुछ इस प्रकार से होता है ये क्रिस्टल तंत्र, देखिएगा। देखिएगा इसमें देखो, ये वाली भुजा A मान ली, ये भुजा B मान ली, और ये नीचे वाली भुजा है जो उसको मैंने क्या मान लिया, C मान लिया। तो बताओ A इज इक्वल टू क्या है, B, बट B नॉट इक्वल टू क्या है, C। दो कोण बराबर होते हैं 90 डिग्री के। ये देखो, एक तो ये वाला कोण जो है ये तो हो गया 120 का। देखो एक कोण तो होता है 120 डिग्री का, तो ये जो मैंने ऊपर षटकोण बनाया है ना, देखिएगा ये कोण तो कितने डिग्री का होगा, ये कोण तो 120 डिग्री का। अब ये जो यहाँ से हमने इसको नीचे वाले फलक से मिलाया था, उसके साथ ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये भी कितने का है, 90 डिग्री का। इसका मतलब दो कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और तीसरा कोण किसके बराबर होता है, 120 डिग्री के। चलिएगा, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, और केवल एक ही प्रकार की एकक कोष्टिका है जो इसका निर्माण करती है, और वो कौन सी है, सरल। अब छठा क्रिस्टल तंत्र है एकंताक्ष, और एकंताक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोक्लिनिक, इसलिए M से दर्शाया गया है। इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। मुड़ी हुई माचिस की डब्बी से आप इसको याद रख सकते हैं, मुड़ी हुई माचिस की डब्बी होती है। देखो माचिस को मोड़ दोगे तो भुजा लंबाई तो वो ही रहने वाली है जो पहले थी, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, बट जो कोण होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के बराबर, और गामा जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पर संभव विविधताएं क्या है, सरल और अंत्य। और कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की। एग्जाम्पल है एकंताक्ष, सल्फर। चलिएगा, सातवां क्रिस्टल तंत्र है त्रिंताक्ष, त्रिंत्राक्ष। और त्रिंताक्ष जो होता है वो सबसे बेकार होता है, इसे अंग्रेजी में ट्राइक्लिनिक कहते हैं, इसलिए कोष्टक में T लिखा हुआ है। सबसे बेकार होता है, भुजा लंबाई आपस में बराबर नहीं होती, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और अंतराफलक कोण भी आपस में बराबर नहीं होते, और ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और संभव विविधताएं केवल एक है, सरल, और इसका एग्जाम्पल है H3BO3। अब ये जो टेबल है इसमें से बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप कैसे याद करेंगे, मैं आपको दो तरीके इसके याद करने के आपको बताऊंगा। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि घनीय प्रकार का जो क्रिस्टल तंत्र है उसके लिए आपको याद करना है चौक का डिब्बा। क्या याद करना है, चौक का डिब्बा याद करना है। और चौक का डिब्बा जैसे ही आपको याद आएगा तो A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर संभव विविधताएं कितनी हो जाएंगी भैया, 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, फिर द्विसंलंबाक्ष के लिए पेस्ट का डिब्बा आपको याद रखना है, और पेस्ट के डिब्बे के लिए मैंने आपको क्या बताया, A इज इक्वल टू B होता है, बट B नॉट इक्वल टू क्या होता है, C होता है। चलिएगा, और कोण अभी भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और 90 डिग्री के क्या होते हैं, बराबर। विषम लंबाक्ष जो होता है उसके लिए मैंने आपको बताया माचिस की डब्बी, और माचिस की डब्बी में क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती लेकिन तीनों कोण अभी भी क्या होते हैं, बराबर, और वो किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के। चलिएगा, त्रिसमन्ताक्ष में मैंने आपको क्या बताया, प्रिज्म, और प्रिज्म की क्या विशेषता, तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तीनों कोण आपस में बराबर, परंतु वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। षटकोणीय में मैंने आपको क्या बताया, A इज इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादातर या तो पूछा जाता है त्रिसमन्ताक्ष का, तो त्रिसमन्ताक्ष में दिक्कत नहीं है, ये दोनों आपको याद कर लेने हैं। षटकोणीय के लिए क्या है, A इज इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C। और इसको याद करने के लिए मैंने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाई थी कि ऊपर एक साइक्लोहेक्सेन टाइप का रिंग है और नीचे भी एक इस प्रकार का रिंग है, ठीक है। बताइएगा, 120
ये कोण कितने का 90 डिग्री का, और ये भी कितने का 90 डिग्री का। तो दो कोण 90 डिग्री के और एक कोण 120 डिग्री का। एकंताक्ष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकंताक्ष में क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, दो कोण आपस में बराबर होते हैं 90 डिग्री के और तीसरा कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्रम से याद करना है। CT और HMT, CT OR और HMT, और इनको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया, A = B, B = C, फिर A = B, B ≠ C, A ≠ B, ≠ C, फिर A = B, B = C, फिर A = B, B ≠ C, A ≠ B, B ≠ C, और लास्ट में भी सेम रिपीट आपको करना है, A ≠ B, B ≠ C। तो इनको आप क्रम से भी याद कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा = 90, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा 90, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा 90। तो 3 तक तो 90 के इक्वल आ रहे हैं, आपस में भी बराबर आ रहे हैं। चौथे में क्या हुआ, आपस में बराबर तो है लेकिन 90 के बराबर नहीं है। ठीक है। पांचवें में क्या हुआ, दो कोण बराबर हैं, तीसरा किसके बराबर है 120 के। दो कोण आपस में बराबर हैं और किसके बराबर 90 के, और तीसरा कोण किसके बराबर है 120 के। चलेगा। फिर छठे में क्या हुआ, दो कोण आपस में बराबर है 90 डिग्री के और तीसरा कोण 90 डिग्री का नहीं है। और जो सातवां है ना, वो तो सबसे बेकार है, उसमें ना तो भुजा लंबाई आपस में बराबर है और ना ही अंतराफलक कोण आपस में बराबर है और ना वो 90 डिग्री के बराबर है। चलिएगा, अब हम बात करेंगे घन की ज्यामिति। और घन की जो ज्यामिति है उसको हम केवल आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद में अगली क्लास हम कल शुरू करेंगे जिसमें हम आगे की बात आपको पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि घन की ज्यामिति में आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक घन में कितने कोने होते हैं 8, फलक कितने होते हैं 6, किनारे कितने होते हैं 12, और घन केंद्र कितना होता है 1 होता है। तो आज आप यहाँ तक पढ़िएगा, इस सारणी को आप अच्छे से याद कीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम के अंदर इस सारणी में से एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है, तो आपको इस सारणी को अच्छे से याद करना है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।